बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। और उस दौरान मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई, जैसे कि ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। लेकिन आज हम ये समझने जा रहे हैं एक सैटेलाइट्स की जो है ना वेलोसिटी को आप कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। आज की जो हेडिंग है हमारे पास वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या रोल है, क्या किरदार अदा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में कुछ इस हिसाब से आते हैं, आपको डिराइव v equals to under root g capital G and capital M divided by capital R plus small h। ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन, इसकी हेडिंग ये आपको हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास ट्रम हम समझेंगे, तो ट्रम है हमारे पास ऑर्बिट। केमिस्ट्री के अंदर आप ऑर्बिट को पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिट वो रास्ता, वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या करता है, गर्दिश करता है न्यूक्लियस के गिर्द। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिट हम सैटेलाइट्स के मामलों में लेंगे। सैटेलाइट्स की वेलोसिटी को हम समझने जा रहे हैं, तो हम इन्हीं मामलों में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिट से बड़ा वो कर्व पाथ जिसमें या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट, श्वेत या नेचुरल सैटेलाइट क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें सर आप यहाँ पे दिखाए ग्राफ फिगर के अंदर कि यहाँ पे ऑर्बिट क्या हो सकता है, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन जिसमें ये मैंने सैटेलाइट बनाया, जिसमें सैटेलाइट मूव करता है, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। मेरे ख्याल से ऑर्बिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So the curved path along which a natural or artificial satellite revolve around a planet is called orbit। अब वो ऑर्बिट आपके पास अगर जमीन सूरज के चक्कर काट रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ भी ऑर्बिट कहलाता है। अगर एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट का मतलब है रास्ता, लेकिन सर्कुलर रास्ता, कर्व्ड पाथ जिसमें सैटेलाइट हो सकता है। आइए, अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑर्बिट किस सैटेलाइट किस वेलोसिटी के साथ उस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, तो इस चीज को मालूम करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अहम रोल अदा करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अहम रोल अदा करता है, अहम रोल अदा करता है। Let us consider the motion of satellite which is revolving around the earth। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम कंसीडर करेंगे जो कि ये अर्थ है, इसके गिर्द क्या कर रहे हैं, इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। Let small m is the mass of satellite। mass of satellite आपके पास क्या है, small m से क्या है यहाँ से। अच्छा, कैपिटल m is the mass of earth। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो क्या है आपके पास, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल R आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। और h यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी सतह जमीन से सरफेस ऑफ अर्थ से लेके आपके पास जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट मूव कर रहा है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वहां तक के डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ सैटेलाइट कहेंगे, ठीक है। खबरदार, हाइट ऑफ सैटेलाइट को आप सेंटर ऑफ अर्थ के साथ उसके डिस्टेंस को मेजर नहीं करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ के साथ। और आपने स्मॉल जो है ना वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो ऑर्बिट जो इमेजिनरी पाथ यहाँ पे हमने ड्रॉ किए हैं वहां से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक, जिसमें कैपिटल
आर और स्मॉल एच दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे? दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल आर से मुराद जहां पे सप्लाई, जिस रास्ते में सप्लाई ड्रॉप हो रहा है वहां से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल आर के बराबर है, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर है। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट में दो चीजें आती है, एक रेडियस ऑफ अर्थ और एक हाइट ऑफ सप्लाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे बात क्लियर है? हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू प्रूव v is equals to अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल h। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी हमारे पास आया था सर ये जो सैटेलाइट है वो अपने रास्ते से उस रास्ते क्यों नहीं जाता, या अगर जमीन उसको खींच रही है तो जमीन की तरफ क्यों नहीं आता? मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस लग रही होती है। एक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे और दूसरी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है ना आगे जाएंगे ना पीछे, बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, अब हम इसी को मेंशन करते हुए प्रूफ करते हैं इस डेरिवेशन को। इस centripetal force is equal to the centrifugal force लेकिन यहाँ पे इस केस में जमीन जो फोर्स लगा रहा है ना, हम सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि जमीन की फोर्स है ना। अब जमीन की फोर्स जो जमीन ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाती है उस फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है Gm यानी Fg, मैं इसको सर शो करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc करना है, यानी Fg ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, Fc को पहले बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Fg इज इक्वल टू Fc। ठीक है, अगर आप पहले लिखेंगे तो एक आसानी हो सकती है। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं क्योंकि जमीन लगा रहा है ना, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल क्या है, जमीन की फोर्स है ना। तो Fc हम किसके बराबर करेंगे? अच्छा Fc हाँ हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ अभी तक डिस्कस नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया हम शुरू के चैप्टर में। तो ये फार्मूला बराबर होता था आपके पास इसके mv² r के, जबकि एक जी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल G मास ऑफ स्मॉल m मास ऑफ अर्थ कैपिटल M और आपके पास जो डिस्टेंस है r प्लस h की होल स्क्वायर ना। अब आप लोग यहाँ देखिए, जो समझना चाहते हैं इस चीज को यहाँ देखें। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है F = कैपिटल G m दो ऑब्जेक्ट के दरमियान है ना, m1 m2 कर देते हैं। हमने वहां को ये किया था, लेकिन यहाँ पे मास हमारे पास है और r प्लस h यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके वहां तक का फासला, इसके ऊपर स्क्वायर, because the gravitational force of attraction of Earth is directly proportional to the product of the masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. तो यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों के दरमियान का डिस्टेंस है। इनिशियल फोर्स वाला आपने डिराइव करा है पिछले क्वेश्चन जी, एक चीज वाला डिराइव किया हुआ ना, हाँ कराया है। ये पूरी डेरिवेशन हमने की हुई है। ठीक है, आप साफ तस्दीक नहीं फरमाते। अच्छा, यहाँ पे r प्लस h की जगह पे मैं अगर स्मॉल r पुट करूँ तो है किसी का एतराज? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gm m ओवर r स्क्वायर। कोई एतराज करने वाला है मैंने ये कैसे किया? क्योंकि r प्लस h बराबर है किसके? स्मॉल r के, जो मैंने इसकी जगह पे ये चीज लिख दी। अब आप यहाँ देखें तो एक r यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, एक r यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, एक r यहाँ से बच गया। देखिएगा इधर एक स्मॉल m यहाँ से कैंसिल हो रहा है, एक स्मॉल m यहाँ से कैंसिल हो, बचा क्या? v स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या बच गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r। ऐसा ही है। v स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे? रूट लेंगे। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे रूट लेने से क्या होगा? v इज इक्वल टू gm अपॉन r की। अच्छा, अब आप जो है ना इस r की जगह पे दोबारा r प्लस h पुट कर सकते हैं, ठीक है? पुट द वैल्यू ऑफ r, v इज इक्वल टू gm अपॉन r। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है। अच्छा, r की जगह पे हम r प्लस h करेंगे। आप ये कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं, सर आपने अगर r प्लस h ही रखना था, अगर आपने r प्लस h ही रखना था तो इसकी जगह पे यहाँ पे स्मॉल r आपने क्यों पुट किया? उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा जवाब ये है क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये r और ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इस चीज के लिए मैंने इसको स्मॉल r में कन्वर्ट किया। जरूरत पड़ने पे मैंने फौरन इसके अंदर दोबारा से आप सब मिलके मुझे बताएं, सब मिलके बताएं क्या v इज इक्वल टू अंडर रूट gmm कैपिटल R प्लस h ये प्रूफ नहीं करना था? सब ने क्यों बताया? क्या ये प्रूफ नहीं करना था? आवाज नहीं, क्या ये प्रूफ नहीं करना था? ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जो है ना, अगर आपसे कोई कहते हैं एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट मूव हो रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आप मालूम करें, वेलोसिटी मालूम करें एक सैटेलाइट में कर सकते हैं? आपको बोलना चाहिए हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मुझे g की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है, r की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मुझे पता चल जाए स्मॉल h यानी सरफेस ऑफ अर्थ से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, मैं आपको बता सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ कितनी है।